नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अनुराग एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नई क्लास के साथ। आधुनिक भारत से संबंधित क्लासें मैं पहले कुछ बना चुका हूँ। अभी प्राचीन भारत से संबंधित कुछ कक्षाएं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो अब से आपकी एक नई प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम आपको प्राचीन भारत से संबंधित सभी टॉपिक क्लियर वन बाय वन कराते जाएंगे। और इसकी शुरुआत देखिए हमने की है मानव की उत्पत्ति व विकास से। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस टॉपिक को समझते जाएंगे, और अगर आप पढ़ चुके हैं पहले तो यकीन मानिए बतौर रिवीजन ये क्लास आपके लिए उत्कृष्ट साबित होगी। तो देखिए हम लोग मानव के विकास के बारे में कुछ एक बातें आपको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये मानव का जो विकास हुआ है उससे पहले बहुत सारे जीव इस पृथ्वी पर आ चुके थे। जैसे सूक्ष्म जीव आ चुके थे, और बहुत बड़े डायनासोर जैसे जीव भी आ चुके थे। और फिर जब डायनासोर समाप्त हो गए तो उसके बाद भी कुछ जीव बच गए, और बाद में उन्हीं से आगे चलकर के मानव का विकास हुआ। तो इन जीवों से कैसे मानव का विकास हुआ, बस यही कड़ी हमें समझनी है। जब बहुत सारा जो लावा जमीन पर फैला उल्का पिंड के गिरने से, और बहुत सारी वनस्पति और बहुत सारे डायनासोर समाप्त हो गए, उस समय कुछ जीव जिंदा बच गए थे जो जमीन के अंदर बिल बना करके रहते थे, और यह थे प्राइमेट्स, स्तनधारी वर्ग के जीव। और इन्हीं वर्ग से आगे चलकर क्रमिक रूप से मानव का विकास हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि मानव की उत्पत्ति किस टाइम पीरियड में हुई, तो देखो पृथ्वी की आयु को हमने कई सारे टाइम पीरियड में बांट रखा है। मैं उसकी एक अलग से क्लास बनाऊंगा। और देखिए कब हुई, टर्सरी युग। ये वर्ड आपको याद रखना है। मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में होती है, प्लायोसीन काल में। कब, टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में। ये इनकी इकाइयों का अंतर है, ये घंटे और मिनट जैसी इकाई है। टर्सरी बड़ी है और ये यानी युग बड़ी होती है, काल छोटी होती है। तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई। अच्छा, फिर शुरू से देखते हैं कि विकास कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले प्राइमेट समूह का विकास हुआ था। प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है, प्राइमेट्स का मतलब है स्तनधारी। ठीक है, किस वर्ग का पहले विकास हुआ, स्तनधारी वर्ग का विकास हुआ। अब कौन कौन आते हैं स्तनधारी वर्ग में, उन्हें देख लीजिए। जैसे वानर आता है, लंगूर आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपांजी है, ओरंगटाउन है, छछूंदर है। छछूंदर हमारा पूर्वज है, हमसे पहले से ये सभी जीव हमसे पहले से इस संसार में उपस्थित हैं, हमारे आदि पूर्वज हैं। तो इन सभी का विकास हमसे पहले हो चुका था, और इन सबको मिलाकर के हमने एक नाम दिया प्राइमेट समूह, या कह सकते हैं स्तनधारी वर्ग। अब इस स्तनधारी वर्ग में से एक है वानर, और वानर से क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। तो इन्हीं वानर से आगे चलकर के मानव का विकास हुआ। यहां पर हमेशा एक विवाद का प्रश्न बनता है। कुछ विद्वान स्टूडेंट पूछने लग जाते हैं कि सर अगर हम बंदर से बने हैं तो बंदर क्यों पेड़ पे उछल रहे हैं, ये क्यों नहीं मानव बन जाते हैं। तो देखो ऐसा है कि महान वही बनता है जो स्वयं को घिसता है। समझ रहे हैं, यहाँ की कहानी को आप आगे देखें तो 1 मिनट में समझ में आएगा कि क्यों ये पेड़ वाले बंदर मानव नहीं बन सकते हैं, या बहुत से जो मानव के भेष में घूम रहे हैं वो भी मानव क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, और यहीं से आपको पता चलेगा कि क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही अभी तक। ठीक है, हम इसका नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं ताकि आपको कोई पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो ये एकदम फिक्स हो गया। देखिए, तो यहां पर मानव की उत्पत्ति देखिए कहां से हुई, वानर वर्ग से हुई। और सबसे पहले जो बंदर था, जो वानर सबसे पहले था, उसका नाम क्या था, रामापिथिकस। ये मानव नहीं है, ये क्या है, इसी वानर समूह का
एक सबसे पुराना हमारा आदि पूर्वज बंदर है जिसका नाम हमने क्या रखा है, रामापिथिकस प्रजाति रखी है। इसके अवशेष सबसे पहले किसने खोजे? एक यहाँ पर अंग्रेज थे, रिचर्ड लेवी, नाम इनका रट लेना, क्या नाम था? रिचर्ड लेवी ने विंध्यन क्षेत्र में कुछ अवशेष खोजे और इससे पता चला कि इसकी आयु करीब कितनी पुरानी है, करीब 2 करोड़ वर्ष पुराना ये जीव है। समझ रहे? इससे हमें पता चला कि रामापिथिकस की जो आयु है वो कितनी ज्यादा पुरानी है। तो यहां से ये क्लियर हो गया। रिचर्ड लेवी ने 1930 में विंध्यन क्षेत्र में खोजा था। अब ये जो रामापिथिकस है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, सभी बंदर ये कहाँ रहते थे? रामापिथिकस सब पेड़ पे रहते थे, पेड़ पे रहते थे, ठीक है ना। और वहीं पे जो पेड़ पे वनस्पतियां उगती हैं उनको खा लेते थे, वहीं आपस में लड़ते थे, वहीं बच्चे पैदा करते थे, सब वहीं करते थे। पेड़ से नीचे बहुत रेयर कंडीशन आ। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, इनकी जनसंख्या भी बढ़ी। अब कुछ मजबूरी हो गई, एक तो जलवायु परिवर्तन मजबूरी और दूसरी संख्या मजबूरी हो गई, लिहाजा कुछ बंदरों को पेड़ों को छोड़ना पड़ा। और जिन्होंने पेड़ छोड़ा वही आगे चल करके मुसीबतों में फंसे, और जो मुसीबतों का सामना कर गए वही इंसान बन गए, और जो मुसीबतों का सामना नहीं कर पाए वो देखो मैंने यहाँ लिखा है, वृक्षों पर जो बने रहे वो महाकपि वर्ग तक ही सीमित रहे, यही पेड़ों पे उछल रहे हैं, इनका विकास नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो घोड़े तो बहुत हुए, चेतक ही क्यों फेमस है? समझ रहे हैं ना? तो उसके बारे में जब लिखी कविता लिखी गई, आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होगी, क्या पढ़ते हैं? वो एक बड़ी कविता आती है फेमस सी कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हम सबने सुन रखी है, ठीक है। कभी ध्यान दिया है कि पहली लाइन में वो चेतक का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि चेतक घोड़े से चेतक बना कैसे है? तो वहां पहली लाइन क्या वो लिखी है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर। ऐसे नहीं बना, कैसे? रणबीच चौकड़ी भर भर कर, तब चेतक बन गया निराला था। नहीं तो वो आम घोड़ा अस्तबल में बंधा होता। वो चेतक कब बना? क्योंकि अस्तबल से प्रेम नहीं किया उसने, वो रणबीच आया, चौकड़ी भरी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार, और फिर एक दिन महान बना, चेतक कहलाया। और फिर कहते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब अगर ये घोड़ा अस्तबल में पड़ा है, समझ रहे हो? अब कहानी है आपकी। अगर अस्तबल में पड़ा है तो वो नई चेतक बनेगा, उसके नाम के आगे नहीं कभी ए ग्रेड बी ग्रेड लगने वाला, वो कुछ नहीं होगा, वो अस्तबल में पड़ा रहेगा। वो अस्तबल है आपका बेडरूम, आपकी रजाई, आपका कमरा जहां पड़े हो, वहां से उठो, रणबीच आओ और चौकड़ी भरो, भागना नहीं है, आके अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करो, तब आपके लिए वो लाइन लिखी जाएगी। हर बहुत लोग होते हैं, महान कौन कहे जाते हैं? जो अंत तक मैदान नहीं छोड़ते वही महान है। ये लाइन सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट करती है, ये कविता जो लिखी होती है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। तो ये 2 लाइनें कितनी अजीब हैं। पहली में बताता है, पहले कारण बता रहा है, फिर कथन दे रहा है रणबीच चौकड़ी, और फिर नीचे दे रहा है चेतक बन गया निराला। ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा मोटिवेशन वाली लाइनें हैं, इनको याद रखना। देखो, तो रामापिथिकस क्या था, ये मैदानी भागों में चले गए, ठीक है, कारण हमने बताए हैं। और यहां से देखिए ये क्या कहलाए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाए। जो मैदानी भाग में आ गए वो क्या कहलाए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाए। हालांकि याद रखना, अभी भी मैदानी भागों में आने के बाद भी ये हाथ व पैर से चल रहे थे। ठीक है, अभी तक ये कैसे चल रहे हैं, हाथ व पैर से चल रहे थे। अभी इन्होंने 2 पैरों से चलना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अब ये करते क्या थे, नीचे कुछ आ गए, अब इनको शिकार करना पड़ा। और शिकार कैसे करते, दौड़ के तो पकड़ नहीं सकते थे, तो ये क्या करते, कहीं कोई हिरन सो रहा है, कहीं कुछ है,
तो उसके ऊपर झपट्टा मारते थे जाके, कभी उसके ऊपर पत्थर को धकेल देते थे जाके जिससे वो मर जाए। तो दिमाग लगाना चालू कर दिया। इनको पता था दौड़ के हिरन को नहीं पकड़ पाएंगे, दिमाग से पकड़ना पड़ेगा, और इन्होंने कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब किताब की बातें हैं। पत्थर को धकेलना, सोते हुए जानवर पे वार करना, ये इन्होंने चालू किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि इनके आगे इवोल्व करते करते ये कैटेगरी कैसी आई, ये होमो हैबिलस कैसे बन गए। होमो हैबिलस का सीधा सा एक अर्थ समझ लेना, ये क्या था, दो पैर पर। ये कैसे चले, दो पैर पर चलने लगे, यानी इन्होंने अपने हाथ फ्री किए। कैसे, हिरन का पीछा कर रहे हैं, किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं, चार पैर से चल रहे हैं, और अचानक से क्या किया उसने, एक पत्थर उठाया और फेंक के मार दिया उसको। ये अचानक से नहीं हुआ होगा, कई सालों में हुआ होगा, लेकिन उसके दिमाग की घंटी बजी होगी। समझ रहे कि ऐसा हो सकता है। और फिर इन्होंने ये सिस्टम बना लिया कि हल्के हल्के पत्थर इकट्ठे करो क्योंकि इनसे मार सकते हैं, और भागते भागते करो। दूसरी आपस में लड़ाइयां होती खाने के लिए, अब इनको क्या करना है, बैठ के खा रहे हैं और अचानक से दूसरी टीम आ गई, भागना है, खाना लेके भागना है। दबोच लेंगे तो क्या करो, भागते भागते खा लो। भागते भागते कैसे खा पाओगे, जब दो पैरों पे चलोगे तभी खा पाओगे। एक हाथ में खाना और दो पैरों पे भागना। तो ऐसा एवोल्यूशन इनके साथ हुआ कब, तब ये क्या कहलाए, होमो हैबिलस कहलाए। दो पैर पर चलने लगे तो क्या कहलाए, होमो हैबिलस कहलाए। ठीक है। और यही स्टेज पर इन्होंने हथियार बनाना चालू किया। यहीं पर क्या किया इन्होंने, हथियार बनाना चालू किया। ये कोई हथियार AK-47 नहीं था, बस पत्थरों का, हमने कहा सही पत्थर का चुनाव, कौन सा पत्थर फेंक के मारे तो बात बनेगी। हल्के पत्थर का चुनाव करना यहाँ पर इन्होंने सीख लिया। ये किसी बंदर के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुसीबतें आ रही थी, सॉल्यूशन मिल रहे थे। इसके बाद देखिए सबसे खतरनाक इनकी कंडीशन कब आई, होमो इरेक्टस। यहां से क्या बनते हैं, होमो इरेक्टस। इनके अवशेष दो जगह से मिले हैं, एक तो जावा से और पीकिंग। पीकिंग पुराना नाम है बीजिंग का, यहां से मिले हैं। ठीक है। ये दोनों कैसे थे, ये कुछ ज्यादा प्रोग्रेस कर गए थे। इन दोनों की खास बात क्या थी ये समझना, ये दोनों नरभक्षी थे। यानी ये दूसरे मानव को खा लेते थे। ठीक है। कैसे, जैसे ऐसा नहीं था कि एक दिन ऐसा आया कि सारे होमो हैबिलिस रात में सोए और सुबह जागे तो क्या सारे के सारे होमो इरेक्टस बन गए, ऐसा नहीं होता। समझ रहे, कुछ जो आगे बढ़ गए तो ये भी उस समय उपस्थित थे, उस सेम टाइम पीरियड में ये भी उपस्थित रहे होंगे, सेम टाइम पीरियड में ये भी रहे होंगे। ये तो विकास के क्रम जो है चलता रहता है, कुछ बन गए आगे पहुंच गए। तो जो होमो इरेक्टस थे, ये की जो रीढ़ की हड्डी थी, समझ रहे, रीढ़ की जो हड्डी थी वो कैसी थी, अपेक्षाकृत सीधी थी, इसलिए इनकी ऊंचाई ज्यादा लगती थी इनसे, और ये होमो हैबिलस का शिकार कर लेते थे। तो याद रखना, होमो इरेक्टस क्या कर लेते थे, होमो हैबिलस का शिकार कर लेते थे। और एक पॉइंट याद रखना, जावा मानव ने ही आग की खोज की। आप अपना नोट्स ठीक से बना लेना, हम यहां लिख दे रहे हैं, आग की खोज किस मानव ने की, अगर ये पूछा जाए तो ये जावा मानव ने की। ये दूसरे जानवरों का शिकार भी कर लेते थे। ये याद रखना, यहां तक आते आते इन्होंने लकड़ी वगैरह चलाना सीख लिया था। अब ये लकड़ी फेंक के मार सकते थे, उसको आगे से पैना कर सकते थे, ये सब काम इन्होंने सीख लिए। आग की खोज कर ली, काफी हद तक ये मानव क्या हो गया था, उन्नत हो गया था। बोलो बात क्लियर हो गई। इसके बाद कहानी आती है नियंडरथल की। नियंडरथल कहाँ इसके अवशेष मिले हैं, देखिए जर्मनी की नियंडर नदी घाटी से इनके अवशेष मिले हैं। इनको सांस्कृतिक मानव कहते हैं। ठीक है। एक निकटतम परीक्षा में मैंने इनका क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन था कि नियंडरथल मानव पाषाण युग के किस चरण को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ याद रखना, यह मध्य पाषाण काल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसे, मध्य पाषाण काल को रिप्रेजेंट करता है। और इसको सांस्कृतिक मानव कहा गया क्योंकि जब इसके अवशेष मिले हैं तो लोग जो मर गए हैं उनको समाधि के अंदर मिले हैं, उनको दबाया गया है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि इन्हें परिवार का ज्ञान तब तक हो चुका था, तब तक इन्होंने कुछ सांस्कृतिक विधियां भी सीख ली थी, गुफा में रहना सीख लिया था। तो यह नियंडरथल मानव कैसा था, सांस्कृतिक मानव था। अवशेष कहाँ मिले हैं, जर्मनी की नियंडर घाटी में मिले हैं। इसके बाद देखिए एक मानव का जिक्र आता है, क्रो मैग्नन। इसके बारे में एक ही बात आपसे पूछी जाएगी और वो ये है कि यह होमो सेपियंस से अधिक बुद्धिमान था।
यह होमोसेपियंस से अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, अधिक बुद्धिमान था, बात समझ रहे हैं। अब ये होमोसेपियंस से अधिक बुद्धिमान था, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये क्या हुआ, इनका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, इनका आगे जो है ज्यादा सिस्टम बढ़ नहीं पाया। ठीक है, आगे कौन सा मानव बढ़ा, होमोसेपियंस आगे बढ़ा। और इसी से हम जानते हैं वर्तमान में जो मानव है, हम और आप है, वो किसके वंशज हैं, इन्हीं होमोसेपियंस से आगे बने हैं। तो आपने पूरा विकास समझा, मानव की उत्पत्ति कहाँ से चालू होती है, प्राइमेट समूह से, प्राइमेट समूह से वानर, वानर से रामापिथेकस, रामापिथेकस की खोज विंध्यन क्षेत्र में 1930 में रिचर्ड लेवी करते हैं। यहां से रामापिथेकस दो भागों में बंटते हैं, एक वो जो मैदानी भाग में गए, एक वो जो वृक्षों पर बने रहे, वो बंदर ही रह गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे चलते थे, हाथ से और पैर से चलते थे, याद रखना। होमो हैबिलस वो पहला जो है मानव था जिसने जो है हाथ का प्रयोग करना चालू किया और हाथ फ्री रखे। इससे क्या है, कम ऊर्जा खर्च होती थी दौड़ने में, दौड़ते हुए खा सकते थे, शिकार कर सकते थे। ठीक है ना। इसके बाद यहां से कौन आते हैं, होमो इरेक्टस के बारे में दो बातें याद रखना। एक तो ये नरवच्छी थे और इन्होंने आग की, जावा मानव ने आग की खोज की थी। नियंडरथल के बारे में दो फैक्ट याद रखना। सांस्कृतिक मानव का जो है इनको एक कहा जाता है, ये सांस्कृतिक मानव है और ये मध्य पाषाण काल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोमैग्नन का एक फैक्ट याद रखना कि ये होमोसेपियंस से अधिक बुद्धिमान होता था। और लास्ट में कौन है, होमोसेपियंस है जिससे हम लोग बने हैं। ठीक है ना। तो ये था मानव की उत्पत्ति और विकास का पूरा कार्यक्रम। अब हम यहां से आगे देखेंगे पाषाण काल की शुरुआत कैसे होती है, पाषाण काल देखेंगे और उसके बाद फिर बाकी चीजें देखेंगे। ठीक है ना। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बहुत ज्यादा मस्त रहिए।